अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पीटीआई को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया है क्योंकि बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में बरी कर दिया गया है, जिसके बाद पीटीआई पर अब ये इल्जाम लग रहा है कि वो समझौता कर चुकी है, यानी डील हो चुकी है। बुशरा बीबी की कैद से रिहाई के सफर की बात की जाए तो 9 माह कैद के दौरान बुशरा बीबी की एक नैब और एक एफआईए के केस में जमानत हुई। फिर इसी तरह अदालत ने बुशरा बीबी को 9 मई के 12 पुलिस केसेस से डिस्चार्ज किया है। खबर मोनिका की मुद्दत में दायर केस में भी बुशरा बीबी को बरी कर दिया गया है। फिर बुशरा बीबी को पहली सजा तोशाखाना केस में 31 जनवरी को हुई। 1 अप्रैल को सजा मुअत्तल होने के बाद बुशरा बीबी को जमानत पर रिहाई मिली। इसी तरह सेशन कोर्ट ने 13 जुलाई को बुशरा बीबी को इद्दत केस में बरी किया, लेकिन रिहाई के बाद नैब ने बुशरा बीबी को तोशाखाना रेफरेंस में 13 जुलाई को दोबारा गिरफ्तार कर लिया और अब उनकी फिर रिहाई अमल में आ चुकी है, जिसके बाद ये चहमगोइयां भी हो रही हैं कि आने वाले वक्त में बुशरा बीबी बाकायदा तौर पर पार्टी की कमान अपने हाथ में लेंगी, जिसके बाद पार्टी के मामला किसी हद तक बेहतर और पार्टी से वो बड़े बड़े लोग फारिग हो सकते हैं जिनके बारे में ये तासुर है कि वो बानी पीटीआई के साथ मुखलिस नहीं। लेकिन ये भी दूर की बात है। फिलहाल तो बुशरा बीबी की रिहाई को डील से जोड़ा जा रहा है। फैसल वोड़ा ये दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई डील का नतीजा है। अब जाहिर है बुशरा बीबी की रिहाई उस वक्त अमल में आई है जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है और इसके नतीजे में जस्टिस याहिया अफरीदी अगले चीफ जस्टिस नामजद हो चुके हैं और पीटीआई तो जस्टिस मंसूर अली शाह को अगला चीफ जस्टिस देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बावजूद पीटीआई की जानिब से हैरानकुन तौर पर नए चीफ जस्टिस पर किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं हुई, जिससे यह तासुर मिलता है कि पीटीआई की हुकूमत के साथ अंदर खाते कुछ मामला पर डील तो हुई है जिसमें मुमकिन तौर पर बुशरा बीबी की रिहाई शामिल है। यानी पीटीआई ने कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी अपनाई है और जब 26वीं आईनी तरमीम पर सियासी जोड़ तोड़ जारी थी तो उस वक्त बिलावल भुट्टो ने पीटीआई के रहनुमाओं को बानी पीटीआई से भी मुलाकात के लिए वक्त लेकर दिया, जब हुकूमत ने इन मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर रखी थी और इस मुलाकात को भी डील के तनाजुर में देखा गया। अब अदालतों की जानिब से भी बानी पीटीआई की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की हिदायत हुई। पहले नौरीन न्याजी की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आबिर फारूक ने 26 अक्टूबर को बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की हिदायत जारी कर दी। फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने बानी पीटीआई को आज 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करके वकला से मुलाकात का हुक्म भी दिया। बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो नहीं लाया गया, लेकिन शुएब शाहीन और फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा ने जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात जरूर की है। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार इमदाद सुमरो साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इमदाद सुमरो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ा सादा सा सवाल है और $1 बिलियन क्वेश्चन भी एट दिस पॉइंट इन टाइम यही है कि बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा है, तो सवाल यही है, क्या डील हुई है? देखिए रेहान, ये सादा नहीं बहुत महंगा सवाल है $1 बिलियन का अगर समझें। बात यह है कि जो हालात बता रहे हैं वो तो सादा नहीं है। क्योंकि एक तो बज़ात खुद तहरीक इंसाफ के अंदर से इस पर शक व शुबहात का इज़हार किया जाना और दूसरा जो हम अगर वाक़याती शहादतों की तरफ जाएँ तो फिर लग रहा है कि मामलात जो है कहीं न कहीं किसी न किसी शक्ल में अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़े। कुछ दिन पहले हमें एक मालूमात मिली थी, इत्तला मिली थी जो ज़ाहिर है उस पे उतना रिलाय नहीं किया जा सकता था, लेकिन बाद में वो ठीक साबित हुई कि जो बनी गाला है उसकी तज़ीन व आराइश शुरू हो गई हुई है। वहाँ पर क्योंकि ज़ाहिर है कोई रहता नहीं था, तो भूत बंगला बना हुआ था, तो उसको ज़रा किसी के रहने के काबिल बनाया जा रहा है। वहाँ पर जो झाड़ियाँ हैं वो काटी जा रही हैं, घास जो है वो काटी जा रही है। तो अब उससे नज़र आ रहा है कि जो चीज़ें हैं पहले से तयशुदा थी। दूसरा, ये जो अपना सहूलतकारी हुई है तहरीक इंसाफ की तरफ से 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, पीटीआई को वोट नहीं देना था या सुन्नीतात काउंसिल को वो ना देते, लेकिन होता ये रहा है माजी में कि आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा उधम मचाते रहे, एक भूचाल बर्पा कर देते रहे ऐवानों के अंदर, शोर शराबा, तकरीर नहीं करने देनी, बात नहीं सुननी। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतनी बड़ी आईनी तरमीम थी जिसको उनके जो बानी है पीटीआई के, उन्होंने उसको डू और डाई का मरहला करार दिया था। उन्होंने कॉल दी थी कि भाई किसी भी सूरत डी चौक पर जाकर बैठना है, धरना देकर बैठ जाना है और हटना नहीं है और ये तरमीम नहीं होने देनी। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐवानों के अंदर भी आपने देखा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं। दूसरी चीज़, जब पार्लियामानी कमेटी बनती है तो पार्लियामानी कमेटी में पीटीआई अपने अरकान तो देती है, लेकिन फिर कमेटी का जो खुसूसी पार्लियामानी कमेटी चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए बैठती है, उसकी कार्रवाई का बायकॉट कर देती है तहरीक। इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर मैं आपके साथ ही गुजारिश कर रहा हूँ कि पीपुल्स पार्टी की कोशिश रही आखिरी वक्त तक कि क्योंकि हमने आईनी बेंच जो है वो उसकी तरमीम मंजूर कर ली है, वो नाफिज हो चुकी हुई है, तो लिहाजा आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सीनियर मोस्ट वाला है वो उनको हमें बरकरार रखना चाहिए। बेशक 3 में से हमें सीनियर वो जो क्राइटेरिया बनाया है उसके ऊपर अमल करें कि तीन सीनियर तरीन जजेस के
के पैनल से हम किसी का इंतखाब करें, लेकिन मंसूर अली शाह साहब के साथ पीपल्स पार्टी जाना चाह रही है। JUIF का वोट भी जो है रेहान, वो आपने देखा कि मंसूर अली शाह साहब के हक में गया। लेकिन ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून जो है वो चाहती थी यही आफरीदी साहब को, मुतहदा कौम मूवमेंट का वोट भी उधर गया। तो अगर उसने पीपल्स पार्टी जो है वो आखिरी वक्त पर या जो इजलास था उसमें अगर बज़द रहती, तो फिर स्प्लिट आ जाता और फिर एक नया बहरान शुरू पैदा हो सकता था। उसी अगर वहाँ पर उसी कमेटी में PTI बायकॉट ना करती और बैठी होती, तो 12 में से 6 वोट तो एक साइड पे हो जाते ना पीपल्स पार्टी और PTI के मंसूर अली शाह साहब की तरफ। ये एक बात वोट का आपकी दुरुस्त है और उनको इसके बावजूद अगर पीटीआई वहां पर होती और फिर भी उनकी ना सुनी जाती तो कम से कम एहतजाज ऑन रिकॉर्ड होता। अब इमदाद सुमरो साहब, इमरान खान साहब से राब्ते मुनक़ता होना, साइलेंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मौका पर मानी खेज खामोशी, एक साइलेंस, पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम तजवीज़ किए जाना लेकिन उस खुसूसी कमेटी में हाजिर ना होना, साइलेंस, आज बुशरा बीबी की रिहाई हो जाना, आप अगर इसको किसी डील से ताबीर करें तो फॉर अ मोमेंट मेरा सवाल तो ये बनता है ना सर कि डील एट व्हाट कॉस्ट? इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या है जो मिलने जा रहा है? देखिए, अभी तो फौरी तौर पर तो नजर आया ना कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई, आपने जब जब बानी PTI से जो सहाफियों की गुफ्तगू सुनी होगी या वो आप खुद रिपोर्ट भी करते रहे होंगे, उस पर आप प्रोग्राम भी करते रहे होंगे, उन्होंने तो कभी किसी और का नाम नहीं लिया। उन्होंने अपनी अहलिया का नाम लिया। शामून कुरैशी साहब का खानदान इस बात पर नाराज है कि हमारा नाम क्यों नहीं लिया जा रहा। कुरैशी साहब भी तो जेल में है, नायब कप्तान है। अब उनकी रिफ्ट जो है वो नजर आ चुकी है PTI के साथ उनकी फैमिली की। तो एक ही नाम लेते रहे और वो बार बार कहते रहे कि जी उनको रिहा करें। तो एक तो चीज ये है। दूसरी एक और मैं आपको गुजारिश करूं, आज मुलाकात हुई है बानी PTI से वकला की, सलमान अकरम राजा साहब जो वकील भी हैं और PTI के सेक्रेटरी जनरल, फैसल चौधरी साहब और शोएब शाहीन साहब। इनकी मुलाकात के बाद आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट नजर आई कि जी हम तहरीक चलाएंगे, ये आफरीदी साहब जो है आने वाले चीफ जस्टिस, उनका तकर्रुर तक तस्लीम नहीं है, 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके खिलाफ हम सड़कों पर आएंगे, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जो हर मुलाकात के बाद सामने आती थी। तो इमरान खान साहब की रिहाई वाला मामला क्या इसी तरीके से रहेंगे? खान साहब बिहाइंड द बार्स रहेंगे और क्या ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद नहीं चाहती कि इमरान खान साहब को रिहाई मिले? देखिए, स्ट्रेटेजिक मूव तो PTI के पास कोई नहीं है। PTI के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। PTI का कोई सिमत नहीं है। उनको पता नहीं उन्होंने क्या करना है। आप देखिए ना, चले थे अमेरिका की गुलामी से निजात दिलाने को, फिर आते 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 अपने बानी PTI की रिहाई तक आ गए और रिहाई के बाद मुलाकातों तक आ गए कि जब सिर्फ मुलाकात ही करवा दो। तो PTI जो है मुसलसल डिक्लाइन की तरफ जा रही है। अब फवाद चौधरी साहब जैसे जो PTI के या इमरान खान साहब के डाई हार्ड फॉलोअर जो है, बेशक वो PTI का आज हिस्सा नहीं है, उन पर तनकीद होती है, लेकिन वो कहते थे कि नहीं, जो सियासत करेंगे वो बानी PTI ही करेंगे और PTI एक बड़ी पॉपुलर जमात है। वो कह रहे हैं कि PTI खलंडरों के हाथ में, फवाद चौधरी कह रहे हैं, और PTI के बतौर तंजीम PTI एग्जिस्ट नहीं करती। और ये बात मैं बिल्कुल उसको इसी तरह लेता हूँ। सर, अब हाल ही में फैसल वाटर साहब ने 2 प्रेडिक्शंस की थी, एक बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, रिहा हो गई, दूसरा इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी, मुलाकात भी हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो काफ़ी अरसे से वो कर रहे हैं वो ये कि PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगी और अब एक खबर है शहर इक़्तिदार के अंदर कि उमर अयूब की क़यादत में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। इस खबर में किस हद तक सदाकत है? देखिए, फैसल वोडा प्रेडिक्शन नहीं करते, खबर देते। पहले तो उनका दर्जा सुनना चाहिए। ठीक। वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। तो प्रेडिक्शन तो कोई भी कर सकता है बैठे, वो उनके वो बहुत ज्यादा बाखबर आती है। उनके पास चीजें आती हैं तो वो आगे जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। अब इसमें आप फैसल वाटर साहब की तारीफ कर रहे हैं या आप कुछ और कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं पहुंची हुई शख्सियत है, मैं तारीफ ही कर रहा हूँ भाई। ठीक 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 तो जहाँ किसी को पहुंचना होना चाहिए वहां पहुंचे हुए। ठीक। देखिए, असल चीज जो है वो जो PTI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक, तो शामुल कुरैशी साहब के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी PTI से नाराज हैं, उनके साहबजादे को नोटिस होंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। और कल जैन कुरैशी साहब ने खुद एक ट्वीट किया था कि अगर मुझे नोटिस आएंगे कि जी तो मैं उसका जवाब भी दूंगा और हम अपने बानी के साथ खड़े हैं, वगैरह वगैरह। उन्होंने, यानी एक चीज नजर आ रही है कि वहां पर भी कुछ हो रहा है। उमर अयूब, मुझे नहीं लगता कि उमर अयूब की सरबराही में कुछ हो। तो तहरीक इंसाफ तितर बितर है, शिराजा बिखर चुका हुआ है। हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक अपना पार्लिमानी उसकी हद तक, पोजीशन की हद तक शायद कोई बने, लेकिन आप देखिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी के वो खुद क्लेम करे कि हमारे 9 से ज्यादा अरकान मुनहरिफ हो चुके हैं, ठीक। तो कोई भी आ जाएगा लीग कर।
शायद उमर अयूब कर ले। ठीक। उमर अयूब ने मुझे वो बिल्कुल नहीं लास्टली लगता। इमदाद सुमरो साहब, अब बुशरा बीबी इज आउट नाउ। अब आप देख रहे हैं कि वो भी किसी जो है वो ब्लॉक की क़यादत करेंगी या पॉलिटिकली एक्टिव होंगी। ऑल्दो बैरिस्टर गौहर ने आज ये कह दिया कि वो कोई सियासी तौर पर जो है मुतहर्रिक होने का इरादा उनका नहीं है। देखिए, जिस अंदाज में रिहाई हुई है और जिस अंदाज में खामोशी से वो घर चली गई, बनी गाला से लाहौर के लिए निकली हैं, किसी किस्म की कोई कॉल नहीं दी गई, ना लोगों को बुलाया गया था, क्योंकि रिहाई तो 90% इम्कान था रिहाई का, 10% था कि नहीं होगी, लेकिन 90% इम्कान के ऊपर तो पीटीआई कॉल देती या बुशरा बीबी कॉल देती अपने लोगों को कि आए जी, मेरा इस्तकबाल करें। और फिर जब वो लाहौर के लिए निकली, तब भी कॉल हो सकती थी कि मेरा इस्तकबाल करें। तो मुझे फौरी तौर पर नहीं लग रहा कि बुशरा बीबी सियासत में या इस तरह एक्टिव बहुत होंगी। बहुत शुक्रिया इमदाद सुमरो साहब। इत्तला तो यही थी कि वो लाहौर के लिए निकली, लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई हैं और अभी तक की इत्तलात ये हैं कि वो चीफ मिनिस्टर हाउस पहुंच गई हैं। बुशरा बीबी केपी में क़याम करेंगी और उन्होंने लाहौर आना, पंजाब में आके रहना मुनासिब नहीं समझा। और ज़ाहिर है केपी में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो एक प्रोटेक्शन भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होगी। आज दूसरी बड़ी जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है सीक्वेंस में देखा जाए, तो पहली डेवलपमेंट ये थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो चीफ जस्टिस नहीं बन सके, ये तय हो चुका। और ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं जस्टिस मंसूर अली शाह के दिल में इस बात का मलाल भी मौजूद है, जिसका इजहार उन्होंने अपने ख़त के ज़रिए किया है। ख़त में जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 पर फुल कोर्ट मीटिंग तक किसी भी खुसूसी बेंच का हिस्सा बनने से माजरत की है। ख़त में जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सेक्रेटरी को भेजे गए 23 सितंबर 2024 के मेरे ख़त के मंदरजात मेरी दरख्वास्त के बावजूद 19 अक्टूबर की मीटिंग के मिनट्स में दर्ज नहीं किए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि यह भी वाज़ेह करता चलूँ कि फुल कोर्ट की जानिब से जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की आईनी तौसीक का तयन नहीं किया जाता या सुप्रीम कोर्ट के जजेस फुल कोर्ट मीटिंग में ऑर्डिनेंस पर अमल करने का फैसला नहीं करते, या जब तक चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी बहाल नहीं की जाती, मैं नई कमेटी की तरफ से बनाए गए खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में कहा कि इन वजूहात के बिना पर मैं इस मामले में तश्कील करदा बेंच से खुद को अलग करता हूँ, ताहम वसी तर अवामी मफाद में सिर्फ आम मुकदमात की समात के लिए बेंचेस की नशस्तों में शिरकत करूँगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा है कि सर थॉमस मोर कहते हैं कि जब सियासतदान अपने अवामी फ़राइज़ की खातिर अपने ज़ाती ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो तबाही की जानिब जो मुख्तसर रास्ता है उसके ऊपर मुख्तसर से रास्ते पर अपने मुल्क की रहनुमाई करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर ये भूल जाते हैं कि इस मुल्क के लोग हमारे अमाल को देख रहे हैं और तारीख़ कभी माफ़ नहीं करती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के, और वक्त भी खासा अहम है कि जिस वक्त ये ख़त सामने आया है। इस वक्त हामिद खान साहब जो सीनियर कानूनदान भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, हमारे साथ मौजूद है। सेनेटर हामिद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त से शुरू कर लेते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का जो ख़त है, आप इस ख़त को किस तरह से देखते हैं? ये रद्द-ए-अमल के तौर पर इसको देखा जाए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के बाद जो रिएक्शन है, क्या इसको एज ए रिएक्शन देखा जाए? देखिए, ये उनकी मर्जी है। उनके साथ बहुत बड़ी हस्तलफी हुई है, आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, क्योंकि हम तो आइन के आर्टिकल 175(1) में ही मानते हैं, जो कि 18वीं तरमीम में मुनासिब तरीके से अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें सारी पार्टी का कंसेंसस था और कौमी कंसेंसस था, और पिछले 14 साल से उसी पर अमल दरामद हो रहा था, और हर चीफ जस्टिस जो था उसी के मुताबिक उसकी तब्दीली हो रही थी। तो ये इसके बदलने का कोई किसी को जवाब नहीं था, और उसमें सियासी जमातों का बीच में जो मदाखलत है वो बिल्कुल गैर आईनी और गैर जरूरी थी। तो बहरहाल फिर भी हम उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। हस्तलफी उनकी हुई है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एक आईनी निज़ाम को जो है वो नुकसान पहुंचा। फर्ज तो आते जाते रहते हैं, मंसूर अली शाह साहब भी उनकी राइट था, लेकिन हर सूरत सबसे अहम चीज ये है कि एक निज़ाम जिसके ऊपर कंसेंसस हो गया था कि आइंदा से कोई आउट ऑफ टर्न चीफ जस्टिस नहीं बनेगा, उस निज़ाम को तब्दील करके या उसमें इस किस्म की करके उससे बहुत ज्यादा ठीक। हामिद खान साहब, आप ये समझते हैं कि उनके साथ हक तलफी हुई है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस हक तलफी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी टीम जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी है उसमें शिरकत करके, रादर देन के बायकॉट करते, शिरकत करके रोक सकती थी? नहीं, अगर शिरकत करते तो हम उसको इंडोर्स कर रहे होते, और ये गलत बात होती। हमने 26वीं तरमीम को वकला की तरफ से चैलेंज करना है, और हम उसको नहीं मानते, ये जो भी कमेटी बनी।
दूसरी बात, वो हो भी नहीं सकता। इन्होंने जानबूझ के 2/3 मेजोरिटी रखी थी, 12 में से 3 हमारे होते भी, और एक JUI के नुमाइंदे ने इसकी मुखालफत भी की, फिर भी 2/3 तो उनके पास 8 तो थे। तो इसलिए ये तो एक बेकार किस्म का अमल था जिसका हमें हिस्सा बन के सिर्फ नहीं सर, अपने खबर पर ये भी है कि बदनामी लेनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही चाहती थी, और अभी बिलावल भुट्टो साहब ने जो एक बैनुल अक़वामी टीवी को इंटरव्यू दिया, उसमें वो कहा कि वो तो ये समझते थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस होना चाहिए। तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी इसमें सपोर्ट करती। दूसरी चीज ये है सर, सर उनके जो सेनेटर्स थे वो कहाँ पर थे जब ये फैसला हुआ? उन्होंने इसके लिए वोट डाला तभी हुआ ना। तो इसलिए किसी के झूठ बोलने से बात छुपी तो नहीं रहती है। सबको पता है कि इन्होंने जो है इसमें विक्टिमाइज किया है मंसूर अली शाह को। लेकिन सर, आपके जो कंसर्न्स हैं पीटीआई के, वो रिकॉर्ड पे आ सकते थे इस कमेटी में। अगर जो भी आपके स्टेटमेंट्स होते, वो कम से कम रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकते थे शिरकत से। हम रिकॉर्ड का हिस्सा बने हुए हैं। अभी जो बात मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड पे कर रहा हूँ, PTI की तरफ से कर रहा हूँ। तो इसलिए ये बेकार चीज है। उसमें हिस्सा ना लेके हमने रिकॉर्ड पर आए हैं कि हम इसको कबूल नहीं करते। देखिए, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर यह तासुर उभर रहा है कि पार्लियामान की खुसूसी कमेटी में आप नहीं गए, फिर आपने 26वीं आईनी तरमीम को पार्लियामान के अंदर उस तरह से रेजिस्ट नहीं किया या एहतजाज नहीं किया जैसे पीटीआई कर सकती थी। तो असल में और फिर आज बुशरा बीबी की रिहाई भी हो गई, तो ये असल में बिल्डअप हो रहा था किसी डील के लिए। जी नहीं, डील वील कोई नहीं है। हमने जितने भी हम सेनेट में मौजूद थे हमने इसकी मुखालफत की थी, और हमें ख्याल था कि शायद ना हो, लेकिन इन्होंने आखिर में 2 अपनी पार्टी के जो है हदायत के खिलाफ वोट लेके आए हैं। एक को व्हील चेयर पे, एक खातून बेचारी को जिनका ताल्लुक अख्तर मेंगल की पार्टी से था। इन्होंने तो ये तरमीम गैर आईनी तौर पर पास कराई है, लोगों पर जबर करके, जबरदस्ती उठा के, गायब करके, सेट दे के, लालच दे के इस तरह करवाई है। तो ये तो मेरे नजदीक आईनी तरमीम ही नहीं है। आईनी तरमीम का तो सबसे अहम मौजू जो टेस्ट होता है वो होता है कौमी कंसेंसस, क्योंकि ये आम कानून नहीं है, ये कौमी एक असासा है, आइन जो है, और एक कौमी अमानत है जिसमें इन्होंने खयानत की है। तो सर, 26वीं आईनी तरमीम को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इरादा रखते हैं? अभी तो आईनी बेंच नहीं बना, और तो आपको लगता, और फिर मंसूर अली शाह साहब के कंसर्न्स भी आज आ गए, आपको क्या देख रहे हैं आप? कैसे टेकअप होगी आपकी ये पिटीशन अगर आप इसके अगेंस्ट जाएंगे, और फिर कौन सुन रहा होगा? वक्त के साथ आपके सामने सारे मामला आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल हम समझते हैं, कोई हम आईनी बेंच जिस अंदाज से बनाने की कोशिश हो रही है उसको नहीं मानेंगे, ना ही हम कहेंगे कि ये सुनने का मजाज है, क्योंकि ये 26वीं तरमीम की पैदावार है। 26वीं तरमीम की हर पैदावार को हम रिजेक्ट करते हैं। तो सर, एक तरफ तो आप इस तरमीम को रिजेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसी कोर्ट में उसी बेंच के सामने इस पिटीशन को रखेंगे? उस बेंच के सामने ही रखेंगे हम, सारी फुल कोर्ट के सामने रखेंगे। तो आपको लगता है इस पे फुल कोर्ट बन जाएगा? बनना चाहिए, और रास्ता ही कोई नहीं, क्योंकि इस किस्म के जितनी भी मामला हैं हमेशा फुल कोर्ट में सुने गए। तो सर, मामला अदालत में ही हल हो जाएगा या सड़कों पे आना पड़ेगा? देखिए, हर ऑप्शन तहरीक में ओपन रखा जाता है, और हर ऑप्शन हम ओपन रखेंगे। तो आपको लगता है लीगल जो फ्रेटर्निटी है वो यूनाइटेड है इस मामले के ऊपर? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो लीगल विंग्स हैं वो भी बहुत सारे पॉलिटिकल विंग्स बने हुए हैं, जो लीगल बार्स इवन जो उनके नुमाइंदे। कुछ जो है उन्होंने ये अपने ऑफिस को मिस यूज करके अपने मफादात की खातिर जो वकला की इज्तिमाई सोच है उसको बिट्रे किया है। ये बात आपके सामने इंशाल्लाह 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन होने जा रहा है। इन्होंने बल्कि ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार ने ये रिकमेंड की है, वो प्रियम्बल में, तो हम ये साबित करेंगे कि ये बिल्कुल गलत बयानी थी। उन्होंने गलत सुप्रीम कोर्ट बार का नाम इस्तेमाल करके एक आइन की तबाही और अदलिया की जो है कमजोर करने की एक जो एफर्ट है उसको इस्तेमाल किया। और आपको लगता है कि इस बार इंतखाबात में नताइज मुख्तलिफ होंगे? ये आपके सामने आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला 29 को, क्योंकि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान भर के वकला जो है वो इसको मुस्तरद करेंगे।
ये वर्चुअली 26वीं तरमीम पर ये समझिएगा एक किस्म का रेफरेंडम होने जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बिलावल साहब ने इंटरनेशनल मीडिया से इंटरेक्शन किया और वो समझते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खुद पार्लियामान की खुसूसी कमेटी में बैठी बावजूद उन्होंने वोट तो अदरवाइज किया। तो अब ये बात क्यों की जा रही है और इस बात में किस हद तक सदाकत और फिर जमीयत उलमा इस्लाम फे का जो वर्जन है वो भी सामने आ रहा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। अब एक तरफ पीटीआई जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस नामजदगी पर इजहार अफसोस करती है, वहीं वो जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस देखने में संजीदा भी नजर आई, क्योंकि अगर पीटीआई के 3 अरकान पार्लियामानी कमेटी में शिरकत कर लेते तो शायद मामला कुछ और ही होता, क्योंकि पीपल्स पार्टी और जेयूआईफे तो मुत्तफिक थी, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस हुए, लेकिन नून लीग ने अपनी सियासी गेम से बाजी पलटी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी हुई थी पार्लियामान की इस खुसूसी कमेटी ने जिसने चीफ जस्टिस को नॉमिनेट, और पीपल्स पार्टी के लोगों ने वोट दिया है जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए। फिर बिलावल साहब ये क्यों कह रहे हैं? शैला रजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शैला रजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये इंटरनेशनल टीवी से बात करते हुए बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट हमने चला भी दिया है। बिलावल साहब ये कह रहे हैं उन्हें नहीं पता था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं होंगे, और बिलावल साहब पहले भी कह चुके हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। तो क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी ने बावजूद इसके कि वो पार्लियामान की खुसूसी कमेटी में बैठी हुई थी और बावजूद इसके कि उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के फेवर में नहीं बल्कि जस्टिस याहिया अफरीदी के फेवर में वोट दिया, और बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि उनको नहीं पता था, तो उनको तो पता होना चाहिए। अच्छा देखिए, चेयरमैन ने कहा है तो बना चुकी होगी, क्योंकि और उन्होंने यकीनन एक कंसेंसस हुआ होगा विद इन द पार्टी, और उसके बाद जो है पार्टी में जो रिप्रेजेंट कर रहे थे 3 लोग उनको ये नाम दिया गया होगा, लेकिन बाकी पार्टीज़ के भी जो लोग थे शायद वो कन्विंस नहीं हुए होंगे, जो एक सादा सी बात सामने आती है। और तो कोई बात ये सादा सी नहीं है, वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप कर रहे हैं। सवाल पूछा गया, देखिए हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कन्विंस्ड हो, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कन्विंस्ड नहीं थी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 11th आवर पे पीपल्स पार्टी को कन्विंस कर लिया। यही मैं कह रही हूँ, मैं यही बात कर रही हूँ कि कल भी मुझसे ये सवाल हुआ था और ये बात पूछी जा रही थी, लेकिन क्योंकि कल चेयरमैन का इंटरव्यू सामने नहीं था तो हम यही कह सकते हैं, क्योंकि मैंने भी वो इंटरव्यू टीवी पर ही देखा उसका कुछ हिस्सा, कि इसका मतलब ये है कि दीगर पार्टीज़ जो थीं वो कन्विंस नहीं थीं और उन्होंने फिर कन्विंस कर लिया हो। कन्विंस कर लिया या मजबूर हो गई पीपल्स पार्टी? होता है, कुछ कह नहीं सकती मैं, इसलिए कि मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी की वैसे मजबूरी हो क्या सकती है कि 11th आवर पे बिलावल साहब तो पहले भी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी इस स्टेटमेंट दे चुके थे, साउंड मौजूद था उनका कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे 26 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को। हाँ, हमारे वो काफ़ी वाज़ेह अल्फाज में कह चुके थे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारा वो पार्टी का शायद उन्हीं के ही साथ था, लेकिन अब ये कन्वेंस होना या ये कि सब ने यही सोचा हो कि इस पे डिसेंटिंग वॉइस नहीं, जब ज़्यादा लोग इस पे ही हैं कि याहिया अफरीदी को बनाया जाए, तो उन्होंने यही सोच लिया हो। तो इसके अलावा कोई बात ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रही हैं कि इस पे कोई डिसेंटिंग वॉइस नहीं थी, ऑल्दो एक जो है वो डिसेंटिंग वोट था और वो रिपोर्टेडली जेयूआईफे का ही है, ऑल्दो अब जेयूआईफे भी उसको जो है वो एंडोर्स नहीं कर रही है, लेकिन जेयूआईफे का एक डिसेंटिंग वोट जरूर रहा। तो जेयूआई के साथ पीपल्स पार्टी का कंसेंसस था, जहां उनका जाहिर है आपका ड्राफ्ट के ऊपर कंसेंसस था, वहीं नेक्स्ट चीफ जस्टिस के हवाले से भी कंसेंसस था। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बायकॉट करना, पीटीआई का इस कमेटी में ना आना कितना बड़ा रीजन बना इसका? देखिए, अपनी पार्टी की जो बात है मैं उस पर भी इसलिए नहीं कह सकती कि जिस चीज़ में आप शरीक नहीं हैं, जिसके आप हिस्सा नहीं हैं, जहाँ पे ये बात डिस्कस हुई, जहाँ पे उसको आप कह नहीं सकते कि जेयूआई के साथ उन्होंने इस पे क्यों नहीं बना लिया और ये वो। जहाँ तक पीटीआई की बात है तो पीटीआई का मामला जो है, पीटीआई में अब बड़ी वाज़ेह दरार आ गई है, और वो लोग जिन्होंने पीटीआई में वोट भी नहीं डाला उनको कहते हैं कि अगवा भी हुए, और उनको कहते हैं कि हम शो कॉज भी दे रहे हैं।
और एक बात, और फिर ये कि जो असेंबली के अंदर रिप्रेजेंटेशन है पीटीआई की, वो बाकायदगी से असेंबली के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट हैं उन पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वो स्टैंडिंग कमेटी भी लेके चल रहे हैं, वो पार्लिमानी कमेटी में भी थे और वो वोट देना चाहते थे, लेकिन अडियाला जाना पड़ा उन्हें, वरना वो तो बयान दे चुके थे कि हम तो मौलाना के साथ हैं, उन्होंने अपना वेट मौलाना के साथ रखा था। आफ्टर दैट हमें ये सुनने में आया कि जब ये चीफ जस्टिस के सिलेक्शन की कमेटी बनी तो उसमें भी बैरिस्टर गौहर की और उनकी मर्ज़ी थी कि वो आते, लेकिन क्योंकि अब सलमान अकरम राजा आजकल लीड कर रहे हैं, उन्होंने पार्टी की जो इलेक्शन के वक्त पार्टी में आए थे, इलेक्शन लड़ा उन्होंने और फिर पार्टी में आए, तो उनकी बात को रखा गया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ताहाल मुल्क की मईशत कर्जों की दलदल में है और हर गुजरते दिन के साथ ये कर्ज है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। अब कौन सा नया रिकॉर्ड कायम हुआ है आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान की मईशत को कर्ज का मरज लाहक है और ये कर्ज का मरज कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज हुकूमत ने इब्तदाई 6 माह में कर्जों में निगरा हुकूमत को बहुत पीछे छोड़ दिया है। निगरा दौर के 6 माह के मुकाबले में वफाकी हुकूमत के कर्जों में 561% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। शहबाज हुकूमत के इब्तदाई 6 माह में वफाकी हुकूमत के कर्जों में 5,552 अरब रुपए से जायद का इजाफा हुआ है, जबकि निगरा दौर के 6 माह में मरकजी हुकूमत का कर्जा महज 840 अरब रुपए बढ़ा था। अब हुकूमत मईशत ठीक होने का दावा तो कर रही है और मुल्क में सरमायाकारी की भी नवीद सुनाई जा रही है, जिससे हम ये उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में मुल्क कर्ज की जंजीर तोड़कर माशी तौर पर आज़ाद और खुद कफील हो जाएगा। मगर आदाद शुमार तो को मुख्तलिफ कहानी ही सुनाते हैं। इसकी वजह शायद ये भी बयान की जा सकती है कि IMF के हम प्रोग्राम में भी चले गए हैं और हमें ज़ाहिर है लास्ट लैंडिंग रिजॉर्ट के तौर पर भी IMF दिखाई देता है। IMF के हमें रेस्क्यू करने के बाद हम दीगर इंटरनेशनल क्रेडिट भी करते हैं कि वो भी हमें उधार पर या फिर कर्ज की मद के अंदर पैसे देंगे और अल्टीमेटली हमें कोई इकोनॉमिक साइड पे कोई सांस लेने की गुंजाइश मिलेगी। अभी तक तो हम कर्ज लेके अपना सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली की टू सक्सेस तो यही है कि एक्सपोर्ट्स बढ़े, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़े, मुल्क के अंदर जो है मईशत का पहिया चलेगा तो रोज़गार भी पैदा होगा। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस मामले को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। पाकिस्तान में शहरी जिंदगी के लिए चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं और ये चैलेंजेस सफाई, रिहाइश और पानी की कमी पर मुश्तमिल है। एशियाई तरक्याती बैंक ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि 2030 तक पाकिस्तान की शहरी आबादी का तनासुब बढ़कर 40% हो जाएगा और 10 करोड़ के करीब लोग शहरों में आबाद होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक शहरी आबादी में इतनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है कि शहरी इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि जितनी रफ्तार से आबादी बढ़ रही है इस तनासुब से पानी, बिजली, हस्पताल, सीवरेज, तालीम और ट्रांसपोर्ट जैसी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को आबादी में मुसलसल इजाफे का सामना है। आबादी में इजाफे के कई असबाब हैं। 2 बंदरगाहों और मुल्क के अहम तरीन कारोबारी मरकज़ होने की वजह से कराची में माशी मौक़े ज़्यादा होने के बायस मुल्क भर से लोग बेहतर रोज़गार की तलाश में कराची आते हैं। 1905 की दहाई में 5 लाख आबादी वाले शहर कराची की आबादी अब तकरीबन 2 करोड़ तक पहुँच चुकी है और इस बढ़ती हुई आबादी के लिए सहूलियात नाकाफ़ी हैं। फिर इसी तरह रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में भी शहरी आबादी का बेहंगम इजाफा हो रहा है। 1917 की मरदमशुमारी में लाहौर की आबादी 1 करोड़ 11 लाख से जायद, जबकि 2023 में 5 साल के दौरान 19 लाख इजाफे के साथ 1 करोड़ 30 लाख तक जा पहुंची है। आबादी के इस बेहंगम फैलाव से अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, सीवरेज का निज़ाम, ग्राउंड्स, थाने, बिजली का निज़ाम और दीगर बुनियादी सहूलियात कम पड़ती चली जा रही है। इसी तरह रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर की आबादी 98 में तकरीबन 20 लाख से बढ़कर अब 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक 43 लाख से जायद हो गई और इजाफे की शरह 3.9% है। इस तेज़ी से अगर आबादी बढ़ती चली गई तो शहरों में रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि वहाँ पर वसाइल कम पड़ जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।